हेलो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसके पहले हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, है ना। जिसने नहीं देखे हैं पहले वो आप देख सकते हो, उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, चलो आज जो हमने टॉपिक में पढ़ना है वो बेटा पढ़ना है हमने जो सबसे पहले हमने पढ़ना है जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़नी, ठीक है। क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टीज। इसमें पढ़ना है कि अगर आप जेनेटिक मटेरियल कहते हो, जैसे हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल को क्यों कहते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। सेकंड बेटा जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है आरएनए वर्ड। आरएनए वर्ड, ठीक है। देन बेटा उसके बाद जो हमने कवर करना है थर्ड टॉपिक, वो ये करना है जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है वो भी हमने पढ़ना है। हमने थर्ड टॉपिक पढ़ना है जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन है जो हमारे पास, वो कैसे सेमी कंजर्वेटिव है, इसके ऊपर हमने पढ़ना है। ठीक है बच्चे, सेमी कंजर्वेटिव। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट भी है और ये इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में पढ़ना है हमने। पहले हम यूकैरियोट्स का प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस पढ़ लेंगे कि दोनों के रेप्लिकेशन में क्या फर्क है, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट्स का हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे। ये आज हमने 4 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है बच्चे। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला टॉपिक है वो है जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल लो आप, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है बच्चे। तो मैं बात करूंगा जेनेटिक मटेरियल की। तो जेनेटिक मटेरियल के नाम पर, जेनेटिक मटेरियल के नाम पर देखो 2 चीजें आती हैं हमारे पास। जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो हमारे पास 2 चीज आती हैं। एक मेरे पास आता है डीएनए, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। एक हमारे पास आता है आरएनए, ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछूं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा है, तो हमारा आंसर होता है कि सर डीएनए। कौन होता है? डीएनए है। यही भी क्वेश्चन है कि डीएनए को आप कह रहे हो जेनेटिक मटेरियल है, तो व्हाई, इसको आप क्यों कह रहे हो, ठीक है। इसको देखो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास किसी चीज को डिसाइड करने के लिए 4 क्राइटेरिया है। अगर मैं कह रहा हूँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको जेनेटिक मटेरियल कहने के लिए हमारे पास 4 क्राइटेरिया है, जिसके बेस पे हम कहते हैं। तो लिखो 4 क्राइटेरिया, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, डिसाइड कर देते हैं कि कोई चीज जो है वो जेनेटिक मटेरियल होगी, ठीक है। तो चलो वन बाय वन वो क्राइटेरिया क्या है। तो पहला क्राइटेरिया जो है, ठीक है, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, वो क्या करता हो, एबल टू रेप्लिकेट। एबल टू रेप्लिकेट, इसका मतलब है वो अपनी तरह की कॉपी बना सकता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये सेल है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब इसके अंदर रेप्लिकेट हो और ये अपनी तरह का ही एक सेल और जनरेट कर दे, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बन जाए। जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसकी क्या बन जाए, एक कॉपी बन जाए, रेप्लिकेट, ठीक है। अभी एबल टू रेप्लिकेट, अगर मैं डीएनए और आरएनए की बात करूं तो यहां पे बेटा बोथ डीएनए एंड आरएनए एबल टू रेप्लिकेट। मतलब अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करूं तो डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों क्या है, रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो यहां पे हम बता नहीं सकते जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है कि आरएनए हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों वो क्राइटेरिया को मैच करते हैं, ठीक है। बट एक चीज हमारे पास और है, नोट में डालो, जो प्रोटीन होता है, ठीक है। जो प्रोटीन होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बनता है और डीएनए से आरएनए के बनने को प्रोसेस को हम कहते थे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम कहते थे ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है हमारे पास 3 चीजें होती हैं। जो प्रोटीन है, प्रोटीन डू नॉट मेक कॉपी। तो प्रोटीन जो है बेटा वो कॉपी भी नहीं बना सकता, इसलिए हम प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल नहीं मानते हैं, ठीक है। सेकेंडली चीज जो हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया है एबल टू रेप्लिकेट के बाद,
वो स्ट्रक्चरली, यहां पे टॉपिक डालो नंबर 2 जो हमारे पास है, वो स्ट्रक्चरली, ठीक है, एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल कह रहे हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए। देखो किस तरह से बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरली में बात करता हूं, अगर मैं देखो यहां पे मैं बात करता हूं स्ट्रक्चरली की, ठीक है, इस तरफ, तो मैं पहले स्ट्रक्चरली की बात करूंगा, किसकी, स्ट्रक्चर की, ठीक है बच्चे। तो स्ट्रक्चर में अगर मैं डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी, डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करूं, तो जो डीएनए होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अभी देखो इस डीएनए को मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। अगर मैं इस डीएनए को जब मैं हीट कर देता हूं, ठीक है, हीट करने के बाद ये डीएनए हो जाता है सिंगल स्ट्रैंड। क्या हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो, जब इसको नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है, क्या, नॉर्मल टेम्परेचर इसको जब फिर से मिल जाता है, तो ये फिर से क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड बना लेता है। इसको जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, ये क्या करेगा, फिर से डबल स्ट्रैंड अपने आप में बन जाता है ये, ठीक है। हमने हीट करके इसको खोला था, लेकिन जैसे टेम्परेचर नॉर्मल आया, वो क्या हुआ, फिर से डबल स्ट्रैंड बना लिया। इसका मतलब जो डीएनए की स्ट्रक्चर वो कैसे स्टेबल है, मतलब डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, डीएनए स्ट्रक्चर स्टेबल, क्या है, स्टेबल है। ड्यू टू, स्टेबल होने का रीजन क्या है, ड्यू टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि जो डीएनए होता है ना वो डबल स्ट्रैंड होता है, इस करके जो इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टेबल है। दूसरी तरफ बच्चा अगर मैं आरएनए की बात करूं, तो आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है मोस्टली। अगर मैं आरएनए की बात करूं, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, मोस्टली आरएनए बेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चरली बात करूंगा तो कौन स्टेबल है, स्टेबल कौन है, डीएनए, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने बात करना है, केमिकली बात करना है, ठीक है, यहीं पे हेडिंग डाल लेते हैं, केमिकली। अगर मैं केमिकली बात करूं, डीएनए में और आरएनए में कौन स्टेबल होगा, ठीक है, तो डीएनए वर्सेस आरएनए डाल लेता हूं मैं। इधर मैं डालता हूं क्या टॉपिक, डीएनए, ठीक है, और इधर मैं बना देता हूं आरएनए। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी देखो डीएनए की बात करेंगे, ठीक है। अगर बेटा मैं डीएनए की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं डीएनए की बात करूं, तो डीएनए नेवर एक्ट्स एज कैटालिस्ट। जो डीएनए है वो कभी कैटालिस्ट की तरह काम नहीं करता है। दूसरी तरफ अगर मैं आरएनए की बात करूं, तो आरएनए होता है, जैसे लिखो वहां पे सम आरएनए में एक आरएनए एग्जांपल लेते हैं हम, राइबोजाइम की, सम आरएनए जैसे राइबोजाइम, ठीक है, ये क्या करते हैं, कैन एक्ट्स एज कैटलिस्ट। ये क्या है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है, तो डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है, डीएनए नहीं होता है, थायमिन नाइट्रोजनस बेस है। क्या है, नाइट्रोजनस बेस। देखो 5 नाइट्रोजनस बेस थे, जिसमें से डीएनए में थायमिन था, ठीक है, और आरएनए में यूरासिल था। जो थायमिन है बेटा, ठीक है, थायमिन के यहाँ पे रहने से इसको एक और स्टेबिलिटी मिलती है। क्यों, देखो लिखो, जो थायमिन है बेटा वो कंपैरेटिवली स्टेबल है, ठीक है। जो थायमिन होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, स्टेबल होता है। वहीं दूसरी तरफ आरएनए में जो पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस वो है यूरासिल। और जो यूरासिल होता है ये एक रिएक्टिव बेस है, ठीक है। अगर कोई भी चीज रिएक्टिव लिखा मैंने वहां पे, रिएक्टिव बेस है, तो वो कैसी होगी, अनस्टेबल होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट जो मेरे पास है यहाँ पे, वो ये है कि आपका अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है मेरा प्रीवियस लेक्चर, तो डीएनए में 2' H का मतलब है कि अगर आप बात करोगे इन डीऑक्सीराइबोज,
इन शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात करोगे, अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर की स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो वहां पे सेकंड नंबर पे आपको H लगा नजर आएगा, ठीक है, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरी साइड अगर आप आरएनए की बात करोगे तो आरएनए के सेकंड डैश पे, ठीक है, आपको OH नजर आएगा इन शुगर राइबोस। देखो क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि आरएनए में राइबोस होता है और राइबोस के स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, ठीक है, आपने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसमें जो सेकंड डैश पे OH लगा होगा, ठीक है, और ये इसको क्या करता है, अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और वहीं पे अगर डीएनए में बात करोगे, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होता है, ठीक है, और डीऑक्सीराइबोस को सेकंड डैश पे क्या होता है, H होता है, वहां पे एक O नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन कम होता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलो अगर अभी देखो क्या है, जो डीएनए है वो केमिकली भी स्टेबल है और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है, इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है हमारे पास, डीएनए है, क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चरली और केमिकली दोनों तरफ से क्या है बच्चे, स्टेबल है। इतनी बात आपको समझ में आती है। चलो ये 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर रहे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो आप, पहले तो उसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो आप क्या कहता है, थर्ड पॉइंट का आप हेडिंग डालो म्यूटेशन, क्या हेडिंग डालोगे, म्यूटेशन, ठीक है। चलो हेडिंग डालो थर्ड नंबर पे म्यूटेशन भी चेक करनी होती है हमें कि कौन म्यूटेशन करता है और कौन म्यूटेशन नहीं करता है, ठीक है। अगर म्यूटेशन की बात करूंगा तो बेटा यहाँ पे जो बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन म्यूटेट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं म्यूटेशन की बात करूंगा, है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, 4 क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, 4 क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया हमने पढ़ा और थर्ड क्राइटेरिया क्या है, म्यूटेशन। यहाँ पे हम देखेंगे डीएनए आरएनए दोनों के दोनों म्यूटेट कर सकते हैं, और जो आरएनए है, आरएनए म्यूटेशन फास्ट, जो आरएनए की म्यूटेशन है बच्चे वो बहुत ही फास्ट होती है। और दूसरी तरफ डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए की जो म्यूटेशन है वो हमारे पास स्लो है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट पे म्यूटेशन के बाद बात करेंगे। उसके बाद है एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है, एबल टू एक्सप्रेस मेंडल के अकॉर्डिंग एबल टू एक्सप्रेस की बात करेंगे तो जो हमारे पास आरएनए है वो बेटर है, आरएनए इज बेटर। मैं आपको बच्चे बार बार कह रहा हूं, ठीक है, आप ये पॉइंट पे न मत जाइए। आपको मैं कह रहा हूं जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल ही माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल है। जो स्टेबल होगा वही एग्जिस्ट करेगा, जो अनस्टेबल होगा तो रिएक्टिव है ना, वो अनस्टेबिलिटी है, उसमें अपनी ही चीज को जैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, वो स्टोर नहीं कर पाता है क्योंकि अनस्टेबल है। इस करके जो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होगा उसी को हम क्या मानेंगे, जेनेटिक मटेरियल मानेंगे। क्लियर है इतनी बात। चलो ये रहा हमारे पास, ठीक है, सारा प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात करी हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है आरएनए वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालो आप आरएनए वर्ड, ठीक है, आरएनए वर्ड। अगर मैं इसमें बात करूं डीएनए की, ठीक है, थोड़ा सा मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ड्यू टू स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी के कारण ही हमने क्या कहा कि ये क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। क्यों कहा, क्योंकि स्टेबिलिटी है इसके पास, इसलिए। उसके बाद बट मैं थोड़ी सी बात करूं जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, इवॉल्व अराउंड आरएनए, मतलब वो आरएनए के अराउंड होती है। देखो हमने पढ़ा है ना एक सेंट्रल डॉग्मा के अंदर कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन कौन बनाता है, सॉरी, आरएनए से प्रोटीन
बनता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कहा, जो प्रोटीन बनता है, ठीक है, वो आरएनए के बाद ही बनता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो, अभी पहले का जो टाइम था हमारे पास, पहले का जो टाइम था उसमें जो हम लोग मानते थे, ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल हम लोग आरएनए को ही मानते थे, ठीक है। किसको मानते थे? आरएनए को ही मानते थे। चलो देखते हैं कैसे, ठीक है, आरएनए वर्ड में देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो आप हेडिंग डालो, इसमें देखो आप पहले 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 हम लोग क्या करते थे, ये आरएनए है, ठीक है, आरएनए को ही हम क्या मानते थे? जेनेटिक मटेरियल मानते थे, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को मानने का रीजन क्या था? क्योंकि देखो आरएनए से ही क्या होती है, आरएनए से क्या होता है? सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है प्रोटीन, ठीक है। तीन बात। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, आरएनए से प्रोटीन बनती है। दूसरी बात जो है, इसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। इंफॉर्मेशन स्टोर जो होती है वो आरएनए की ही पास होती है। लेकिन बच्चे, लेकिन जो प्रॉब्लम आई, आरएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि जो सिंथेसिस होती है प्रोटीन इसके पास ही होती है और इंफॉर्मेशन भी इसके पास स्टोर होती है। लेकिन जो इसके साथ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, अगर मैं बात करूँ आरएनए के साथ प्रॉब्लम जो थी, ठीक है, जो प्रॉब्लम थी इसके साथ ये थी कि इसके पास स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, ठीक है। ये स्टेबल नहीं था, स्टेबल नहीं होगा तो अपनी इंफॉर्मेशन को सही तरह से स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसकी केमिकल मॉडिफिकेशन हुई। जो आरएनए था, ठीक है, आरएनए था वो सिंगल स्ट्रैंडेड था, इस तरह से। आरएनए आपको पता सिंगल स्ट्रैंड होते हैं मोस्टली, मैंने अभी लिखा भी था, ठीक है। अभी क्या हुई आरएनए की केमिकल मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसकी क्या हुई? केमिकल मॉडिफिकेशन हुई। अभी आरएनए में क्या था? राइबोज था। क्या था? राइबोज था। और राइबोज की जगह पे क्या आ गया? डीऑक्सी राइबोज आ गया, डीऑक्सी राइबोज आ गया हमारे पास, ठीक है। दूसरी मॉडिफिकेशन हुई, आरएनए में था यूरासिल। क्या था? यूरासिल। अब यूरासिल की जगह पे जो हमारे पास आया वो आया थाइमिन। डीएनए में क्या होता है? थाइमिन, हमने पढ़ा है, ठीक है। डीएनए में थाइमिन होता है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जब ये मॉडिफिकेशन हुई, ये दो मॉडिफिकेशन हमारे पास हुई, एक ये हुई और एक ये हुई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो बना वो बना डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसको हमने क्या कहा? डीएनए, जो कि कैसा है? स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल है। इतनी सी बात थी हमारे पास सारी किसकी? आरएनए वर्ड की। इतनी बात आपको क्लियर है, समझ में आता है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा, वैसे होगा तो आप कमेंट सेक्शन में करना, तो मैं आने वाली वीडियोस में इसको इम्प्रूव कर दूंगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन जो है, ठीक है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसी है हमारे पास? सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। हमें कैसे पता लगा इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक है थर्ड, ठीक है, थर्ड टॉपिक है जो मेन हमने पढ़ना था। इसके बाद हमने पढ़ना डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है बताइए। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो क्या होती है? सेमी कंजर्वेटिव होती है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे 1953 में वॉटसन क्रिक मॉडल आया, वॉटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल आया जो हमने शायद फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने हमें बताया बेस पेयरिंग के बारे में, बेस पेयरिंग के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये बेस पेयर्स होते हैं, यहाँ से नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद इन्होंने कहा ड्यू टू बेस पेयरिंग, ड्यू टू बेस पेयरिंग, ठीक है, ड्यू टू बेस पेयरिंग, जो डीएनए की रेप्लिकेशन, ड्यू टू बेस पेयरिंग बोथ स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड की क्या होगी? डीएनए रेप्लिकेशन होगी। मैं समझाता हूं क्या होता है। वो स्ट्रैंड की क्या होगी? डीएनए रेप्लिकेशन होगी, ठीक है।
मतलब दोनों स्ट्रैंड की क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, और वो कैसी होगी, सेमी कंजर्वेटिव होगी, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, चलो अब इस बात को हम लोग क्लियर करते हैं। कैसे, देखो ये मेरे पास डीएनए की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डीएनए की मेरे पास मान लो स्ट्रक्चर है। अब मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा खोल दिया है। क्यों खोला है, क्योंकि इसकी हमने एक कॉपी तैयार करनी है। इन्होंने कहा कि जैसे ये डीएनए है, डीएनए का ये स्ट्रक्चर खुलता है एक जगह से, और यहाँ से इसके साथ में एक नवा स्ट्रैंड की कॉपी यहाँ से बननी स्टार्ट होती है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, यहाँ से क्या होती है, कॉपी बनना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उसी तरह इस स्ट्रैंड की भी सामने एक न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो स्ट्रैंड है हमारे पास, ये कैसा स्ट्रैंड है हमारे पास, ओल्ड स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड। और जो नवा बना है ये कैसा है, न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही ये वाली क्या है हमारे पास, ओल्ड है। ठीक है, और ये वाली स्ट्रैंड कैसी है, न्यू स्ट्रैंड है। इन्होंने कहा कि एक पुराना होगा और एक स्ट्रैंड नवा होगा, इसी को कहा कि ये कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा। अभी देखो हमारी जो साइंस है, हम जो साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, ये हम जो साइंस पढ़ते हैं, साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि साइंस हर चीज का प्रूफ मांगती है। ठीक है, उन्होंने कह तो दिया सेमी कंजर्वेटिव है, लेकिन इसको प्रूफ किसने किया वो बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप, सेमी कंजर्वेटिव का एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट से बताया गया कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है, ठीक है, वो कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव है। क्लियर है, चलो देखते हैं। मैं रेज कर देता हूं। तो हेडिंग डालो आप, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव का एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, ठीक है, इसकी एक्सपेरिमेंट की। अब जो एक्सपेरिमेंट करा गया, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, एक्सपेरिमेंट किया मिचेल्सन एंड स्टाहल ने। मिचेल्सन एंड स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा वो करा 1958 में, इसमें करा 1958 में करा। और किसके ऊपर करा, उन्होंने करा ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है बच्चे, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर करा सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट करा। अच्छा, एक चीज मैं और आपके नोट्स में डलवा दूं, ठीक है, जो सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट करा गया था, यहाँ पे लिखो सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट जो करा गया था, सबसे पहले करा गया था बैक्टीरिया के ऊपर, सबसे पहले बैक्टीरिया के ऊपर करा गया था। ठीक है, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट करा गया था वो प्लांट्स के ऊपर करा गया था। ठीक है, थर्ड जो एक्सपेरिमेंट करा गया था वो एनिमल के ऊपर करा गया था, और एनिमल में वुमेन के ऊपर करा गया था, वुमेन। ठीक है बच्चे, तो सेमी कंजर्वेटिव सबसे पहले किसके अंदर किया गया है, बैक्टीरिया के अंदर, उसका प्लांट, उसके बाद एनिमल। हमने जो यहाँ पे बात करनी है सिर्फ और सिर्फ ई कोलाई की बात करनी है। ठीक है, अभी देखो, अभी मिचेल्सन ने क्या किया, मिचेल्सन और स्टाहल ने क्या किया, इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, इसके सेल्स को, ठीक है, सेल्स को ग्रो किया, ग्रो ऑन नाइट्रोजन सोर्स, ग्रो ऑन नाइट्रोजन सोर्स। वो नाइट्रोजन सोर्स जो लिया इन्होंने, कौन सा लिया, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, और लिखो हैविंग N15 आइसोटॉप्स। कैसा लिया वो, N15 आइसोटॉप वाला नाइट्रोजन लिया। जो यहाँ पे नाइट्रोजन था वो N15 लिया था। क्यों लिया था अभी बात कर रहे हैं। देखो, जो नाइट्रोजन, इसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, वन इज N14, सेकंड इज N15। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो N14 है वो कैसा है, नॉर्मल आइसोटॉप है। ये कैसा है, नॉर्मल आइसोटॉप है। उसके बाद N15 है, ये हमारे पास हैवी आइसोटॉप है। कैसा, हैवी आइसोटॉप्स। क्लियर है, इतने में तो कोई अभी तक कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद इन्होंने ऐसा क्यों, इसलिए करा, देखो इसलिए करा क्योंकि जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जैसे ये मशीन बना रहा हूं मैं यहाँ पे, इस तरह से मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ठीक है, ये देखो इस तरह से होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। अब डेयरी वगैरह में होती है, लेकिन आप लोग डेयरी वगैरह में कभी विजिट करे हो, ठीक है, तो देखना वहाँ पे ऐसी मशीन होती है, फैट वगैरह हम लोग चेक करते हैं, और लैब वगैरह में भी होती है ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करा इन्होंने इसके अंदर मैं यहाँ बनाता हूँ एक टेस्ट ट्यूब बनाता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास।
इसके अंदर उन्होंने सीजियम क्लोराइड डाला। क्या? सीजियम क्लोराइड डाला। ये क्या होता है? डेंसिटी ग्रेडियंट होता है। मतलब नीचे को जब जाओगे तो डेंसिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। मतलब कहने का ये है, देखो यहाँ पे N14 N15 वाले दो आइसोटोप वाले नाइट्रोजन होंगे। जब अभी एक्सपेरिमेंट सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो इसमें क्या होता है, इससे बैंड बन जाते हैं। जो हल्का है N14 वाला बैंड ऊपर बनता है, जो हैवी है वो N15 वाला नीचे बनता है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से दो बैंड दिखते हैं हमें, और जो ये वाला बैंड है ना बच्चे, जो ऊपर वाला बैंड होता है वो N14, जो नीचे वाला बैंड है वो N15, क्योंकि हैवी है ना, और हैवी चीज नीचे आएगी क्योंकि सीजियम क्लोराइड यहाँ पे डाला हुआ है जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई? चलो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एक लाइन लिखो, N14 DNA कैन बी आइसोलेटेड, कैन बी, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, N14 DNA get separated from N15 by cesium chloride density centrifugation मेथड। ठीक है बच्चे, अभी देखो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये आपको लाइन क्लियर होगी। अभी हम जब यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है, अभी देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, अभी देखो क्या है, उन्होंने क्या किया, जब ई कोलाई को, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ई कोलाई को जब उन्होंने ग्रो कर दिया किस पे, नाइट्रोजन सोर्स पे, मतलब अमोनियम क्लोराइड में, और जो वहां पे नाइट्रोजन था वो कैसा था, N15 था। मतलब यहाँ पे लाइन लिखो एक, ठीक है, मतलब जो ई कोलाई बैक्टीरिया था, ये क्या था, ई कोलाई बैक्टीरिया के सेल थे। मतलब यहाँ पे लिखो ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग cells have all nitrogen containing cell having N15, ठीक है, N15 आइसोटॉप इंक्लूडिंग DNA। मतलब देखो, जो ई कोलाई का सेल था जिसको हमने ग्रो करा था ना, वो जिसके अंदर जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड थे सेल के अंदर, उनके ऊपर जो नाइट्रोजन था, कैसा नाइट्रोजन आ गया था, N15 आइसोटोप वाला नाइट्रोजन सबके ऊपर आ गया था, इवन डीएनए के ऊपर भी आ गया था। मतलब ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है ना आपके पास, तो दोनों स्ट्रैंड के ऊपर कैसा था ये N15, ठीक है, और इसके ऊपर भी कैसा था, N15 वाला नाइट्रोजन था। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या करा, इस बैक्टीरिया को ही ये बैक्टीरिया कैसा था, जिसके पास N15 नाइट्रोजन था, इसके पास N15 वाला नाइट्रोजन था। ठीक है, इन्होंने क्या करा बच्चे, देखो, इसको ग्रो करा ऑन अमोनियम क्लोराइड के ऊपर NH4Cl, और जो यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन था N14 वाला। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? जो इन्होंने बैक्टीरिया लिया था ना, उसके ऊपर जो डीएनए था उसके ऊपर कैसा नाइट्रोजन था, N15 वाले थे। क्लियर है? अब उन्होंने मीडियम में ग्रो करा इसको, इससे मीडियम में ग्रो करा, अमोनियम क्लोराइड के अंदर ही डाला, और उसके अंदर जो नाइट्रोजन था अमोनियम क्लोराइड का नाइट्रोजन, इस पर N14 वाला नाइट्रोजन लिया। उसके बाद 20 मिनट के बाद सैंपल को कलेक्ट करा। ठीक है, अब देखो 20 मिनट के बाद ही क्यों करा, मेरा क्वेश्चन ये है कि 20 मिनट के बाद ही क्यों करा, क्योंकि बच्चे मैं आपको बता दूं, जो 20 मिनट होता है वो ई कोलाई सेल का जनरेशन टाइम होता है। क्या होता है? जनरेशन टाइम होता है। इसका मतलब ये है कि इस 20 मिनट के अंदर जो इसके अंदर डीएनए है वो डबल हो जाता है, मतलब सेल क्या है, डबल हो जाता है। अभी देखो क्या है, 20 मिनट में सैंपल कलेक्ट किया तो हमारे पास क्या थे, मतलब 2 सेल बन के तैयार थे। ठीक है, ये कैसे 2 सेल बन के हमारे पास तैयार थे, और देखो ये 2 सेल जो थे, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर डीएनए होगा, और इसमें से देखो, ध्यान से सुनो, इसमें देखो जो एक डीएनए था वो कैसा था, N15 वाला था,
और एक डीएनए था N14। समझ में आया? एक डीएनए स्ट्रैंड कैसा था N15 और एक डीएनए स्ट्रैंड कैसा था N14। अब इसकी बात करेंगे तो सेम इस सेल में भी देखा गया कि एक डीएनए जो था वो था N15 और दूसरा डीएनए जो था वो था N14 स्टैंड वाला। इतनी बात भी समझ में आती है। चलो उसके बाद बेटा इसको फिर से 40 मिनट के बाद सैंपल कलेक्ट करा गया। कितने मिनट के बाद? 40 मिनट के बाद सैंपल कलेक्ट करा गया। तो नाइट्रोजन सोर्स तो यही है हमारे पास, कैसा? N14 वाला ही है। ठीक है, N14 वाला नाइट्रोजन सोर्स है। इसमें कितने सेल बन जाएंगे 40 मिनट के बाद? 4 सेल। ठीक है, 4 सेल। मतलब ये नहीं काउंट करोगे, इसके बाद ये जो बनने के बाद 20 मिनट के बाद ही करा था। 40 मिनट मैंने लिखा, ये 20 और ये 20 प्लस करके। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जब ये हमने ये ग्रो करने के 40 मिनट के बाद ये वाला हमने सिलेक्ट करा था। समझ में आ रहा है? देखो जब ये सेल जो है ना, ये सेल जो है जब हमने बीकर में डाला था, ठीक है, हमने नहीं एक्सपेरिमेंट के दौरान जब मिसालसन अस्टाहल ने डाला था उसके 40 मिनट के बाद जब देखा गया, ठीक है, 20 मिनट में तो ये देखा गया, उसके 20 मिनट के बाद ये देखा गया। इसके अंदर हमारे पास क्या मिले? 4 सेल मिले। ठीक है, कितने? 4 सेल मिले। ठीक है, अब एक 4 सेल मिले। अब देखो इस 4 सेल में देखो इसको समझना है। ये तो एक तो कैसा था N15 वाला और ये वाला कैसा था N14 वाला। ठीक है, इसमें भी देखो एक कैसा था N15 वाला और दूसरा कैसा था ये N14 वाला। समझ में आ रहा है ना? अब ये कैसा था N14 वाला और ये था N14 वाला। ये भी कैसा था N14 और दूसरा कैसा था N14। समझ में आया? अभी देखो क्या है यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है N14 में अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, ये टोटल कितने हैं? 4। तो N14 वाले कितने हैं? 2, मतलब 4 का हाफ 2, मतलब कितने परसेंट? 50% कैसा था N14 वाला। उसके बाद दूसरी बात अगर मैं बात करूं N15 वाला था और N14 वाला था, ये भी कैसा था? 50% था। कितना? 50%। और ये जो N14 और N15 का मिक्सचर है, अब किसी चीज का मिक्सचर होता है उसको हम क्या वर्ड कहते हैं? हाइब्रिड। ये कैसा था हमारे पास? हाइब्रिड था। ठीक है बच्चे, इतने में कोई डाउट नहीं? इतने में कोई डाउट नहीं हो सकता। चलो अभी देखो, अभी क्या किया इन्होंने? फिर से सैंपल कलेक्ट किया। कितने? 60 मिनट के बाद। ठीक है, 60 मिनट के बाद फिर से सैंपल लिया। जब 60 मिनट के बाद सैंपल लिया तो हमारे पास कितने सेल बन चुके होंगे? 8 सेल। कितने? 8 सेल बन चुके होंगे, क्योंकि 4 हैं, 4 का कितना जाएगा? डबल हो जाएगा 20 मिनट के बाद। ठीक है, तो जब 60 मिनट के बाद हमने सैंपल को कलेक्ट कर लिया, 60 मिनट के बाद जब हमने सैंपल को कलेक्ट करा तो देखा क्या हमने? इसको इस तरह से पहले बना देता हूँ डीएनए को। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 8 सेल आ चुके थे। ठीक है, 8 सेल हमारे पास आ चुके थे। अभी देखो ये जो सेल है, मान लो ये एक जो था हमारे पास कैसा था N15 वाला और एक कैसा था N14 वाला। सेम यहाँ पर भी कैसा था N15 वाला और ये कैसा था N14 वाला, और ये सारे कैसे थे? N14 वाले थे। N14 वाले थे। क्लियर हो रहा है? सारे के सारे N14। ठीक है, ये भी सारे के सारे N14, ये भी N14। ठीक है, ये भी N14, ठीक है, ये भी कैसा था N14, ये भी N14। ठीक है, अभी देखो, अभी अगर मैं इसके अंदर परसेंटेज की बात करूं तो बच्चे बताओ मुझे N14 वाले का जो परसेंटेज है वो कितना होगा? अभी टोटल कितने हैं? 8 में से 6 तो हैं वो कैसे हैं? N14, मतलब 75% जो थे वो ये थे, मतलब N14 वाले। उसके बाद हाइब्रिड की बात करूंगा, मतलब N14 और N14 की बात करूंगा, ये कैसे हैं? हाइब्रिड है, मिक्सचर है ना ये। तो ये कितने हैं हमारे पास? 25%। यही था हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट का प्रूफ। तो इसी से हमने बताया है कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, एक नवा स्ट्रैंड ही होता है, ठीक है, और एक पुराना स्ट्रैंड होता है हमेशा का हमेशा। क्लियर है? मतलब जो पुराना स्ट्रैंड था हमारे पास N14, इसकी जो कॉपी बनेगी वो N15 की नहीं बनेगी, जो मीडियम दिया गया है उस मीडियम के अकॉर्डिंग बनेगी। मतलब कहा गया सेमी कंजर्वेटिव, आधा नवा और आधा पुराना। समझ में आ रहा है? आधा नवा स्ट्रैंड का पार्ट होगा और आधा
पुराने स्टैंड का पार्ट होगा। यही है हमारा सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का। इसका डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, ये भी था इंपॉर्टेंट, आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा टॉपिक डालो डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, पहले हम इसकी बात करें। ठीक है, अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बेटा बात करूं, ठीक है, तो डीएनए जो रेप्लिकेशन है इसमें क्या होता है, मेनली हम लोग कॉपी बनाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, डीएनए में कॉपी बनाते हैं डीएनए की। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग लिखे है, अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की मीनिंग की बात करूं, ठीक है, इसमें क्या होता है, मेकिंग DNA, making copy of DNA, making copy of DNA, ठीक है, so that it can be distributed, ठीक है, into daughter cell, समझ में आया। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, इसमें हम लोग डीएनए की कॉपी बनाते हैं ताकि उसको डॉटर सेल के अंदर ट्रांसमिट कर पाए। तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन की मैं बात करूंगा, वो दोनों सेल में करूंगा। देखो कैसे, डीएनए रेप्लिकेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दोनों सेल में बात करूंगा। वन इज देखो यहाँ पे, एक तो मैं यूकैरियोट्स के अंदर बात करूंगा, यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। सेकेंडली मैं बात करूंगा प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है बेटा। अगर देखो डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूं यूकैरियोट्स के अंदर, अगर मैं बात करूं लोकेशन की, जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है यूकैरियोट्स में वो कहां पर होती है, ठीक है, कहां पर होती है। जैसे देखो मैं एक सेल बना रहा हूं, ठीक है, ये क्या बना रहा हूं, यूकैरियोट एक सेल बना रहा हूं, ठीक है। अब यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। इतनी बात हमने जानते हैं। अब इस जो डीएनए की कॉपी बनेगी वो कहाँ बनेगी, न्यूक्लियस के अंदर ही बन जाती है। कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर ही बन जाती है। मतलब अगर मैं लोकेशन की बात करूंगा तो कहाँ पे हो रहा है, इन न्यूक्लियस, ये क्या हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। बात समझ में आई। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं, अगर मैं लोकेशन की बात करूं कि इसके अंदर कहाँ पे होती है, ठीक है, तो इसके अंदर बात करें, देखो इसके अंदर भी क्या है, ये मेरे पास एक प्रोकैरियोट सेल है। अब हमें पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। और जो कॉपी बनेगी फिर वो कहाँ पे बनेगी, साइटोप्लाज्म में ही बनेगी, है ना। तो इसकी लोकेशन क्या होगी, इन साइटोप्लाज्म। इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई। चलो बेटा नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूकैरियोट्स की जो डीएनए रेप्लिकेशन है, अगर मैं बात करूं किस फेज में होती है, आपने प्लस वन में पढ़ा था, फेज की बात करेंगे हम लोग, फेज की, है ना। आपने प्लस वन में पढ़ा था सेल साइकिल वाला चैप्टर जो था, ठीक है, उसमें हमने फेज पढ़ा था। देखो G1 फेज पढ़ा था, S फेज पढ़ा था, G2 फेज पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था M फेज पढ़ा था। तो डीएनए जो रेप्लिकेशन होती थी हमने ये पढ़ा था कि S फेज में होती है। तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो कहाँ पे होगी, S फेज में होगी। किस केस में, यूकैरियोट के केस में। प्रोकैरियोट में तो ऐसा कोई केस है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिखते हैं, प्रायर टू फिजन। सेल की जब फिजन होने वाली होती है, फिजन होने से पहले उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, सिंपल। अगर बेटा मैं टाइम की बात करूं, तो डीएनए रेप्लिकेशन को कितना टाइम लगता है, ठीक है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो लिखो यूकैरियोट्स में क्या होता है, स्लो होती है, स्लोअर देन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट से स्लो टाइम में यहाँ पे होता है। अगर मैं वहीं दूसरी तरफ प्रोकैरियोट्स की बात करूंगा तो प्रोकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, वो फास्ट होता है। सॉरी, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो फास्ट होता है। अगर एग्जांपल लूं मैं आपको यहाँ पे, ई कोलाई सेल की एग्जांपल लूं, किसकी, ई कोलाई सेल की एग्जांपल लूं।
इसकी जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें कितना टाइम लगता है, अराउंड 18 मिनट लगता है। कितना, 18 मिनट में उसकी कॉपी बनकर तैयार हो जाती है इक्वलाइज सेल के अंदर। इतनी भी बात आपको क्लियर होगी। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये तो रही सारी इंट्रोडक्शन जो था नॉर्मल, लेकिन डीएनए जो रेप्लिकेशन टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, समझ में कई बार नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। अगर ना भी आए तो आप वीडियो है तो 2 बार देख ही सकते हो। ठीक है, चलो टॉपिक डालते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीएनए रेप्लिकेशन। चलो नेक्स्ट देखो टॉपिक, डीएनए रेप्लिकेशन के सम बेसिक टर्म्स, सम बेसिक टर्म्स। ठीक है, अगर आप ये टर्म सीख गए तो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने में आसानी होगी एनसीईआरटी से। ठीक है, चलो देखते हैं सम बेसिक टर्म में हमने पहले क्या पढ़ना है। हमने पहले जानना है रेप्लिकॉन के बारे में, कि रेप्लिकॉन क्या होते हैं। सेकंड हमने जो जानना है ओरिजिन के बारे में, कि ओरिजिन क्या होता है। क्लियर है ओरिजिन के बारे में। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमने पढ़ना है टर्मिनेशन के बारे में, टर्मिनेशन टर्म के बारे में। उसके बाद हमने फोर्थ पढ़ना है कि रेप्लिकेशन फोर्थ क्या होती है, रेप्लिकेशन फोर्थ क्या होती है। क्लियर है, लास्ट हमने जो पढ़ना है, लास्ट हमने पढ़ना है बाई डायरेक्शनल क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बायोलॉजी में बाई डायरेक्शनल वर्ड कैसा आ गया। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रेप्लिकॉन। देखो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं, हमने जब पढ़ा था डीएनए की पैकेजिंग के बारे में, तो डीएनए की जो लेंथ थी कितनी थी, 2.2 मीटर के अराउंड थी, है ना। तो डीएनए मान लो बहुत लंबा है ना, मतलब कितना है, 2.2 मीटर के अराउंड है। ठीक है, कितना, 2.2 मीटर के अराउंड। तो हम लोग जो कॉपी बनाएंगे डीएनए की 2.2 मीटर के अराउंड, पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉपी थोड़ा समझो इसको, डीएनए को धागे को खोलते हैं, खोलने के बाद एक धागे से दूसरी कॉपी बनती है, दूसरे से दूसरी कॉपी बनती है, इतनी बात होती है। अब 2.2 मीटर है, इसको अगर हम यहाँ से कॉपी बनाना स्टार्ट करें तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बहुत ही छोटे लेवल पे होगा। हम क्या करते हैं इसमें, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे काट देते हैं, इस तरह से तोड़ देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े को हम कहते हैं क्या, रेप्लिकॉन। इनको क्या कहते हैं, रेप्लिकॉन। देखो रेप्लिकॉन क्या होता है, यहाँ पे लिखो रेप्लिकॉन के बारे में कि रेप्लिकॉन क्या होता है। रेप्लिकॉन होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो किसमें पार्टिसिपेट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में, है ना। तो ये क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। अगर एक चीज और समझो, ये मैं एक रेप्लिकॉन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक रेप्लिकॉन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो एक रेप्लिकॉन में यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास एक रेप्लिकॉन है, मान लो एक रेप्लिकॉन। अभी क्या होता है, जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। जैसे मान लो रेप्लिकेशन कॉपी बनना स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है रेप्लिकेशन बनना। अभी समझ में आएगा आपको। ये क्या मेरे पास ओरिजिन होता है। ओरिजिन क्या होता है, लिखो ओरिजिन के बारे में लिखो, ओरिजिन लिखो, इट इज लोकेशन। क्या है ये, इट इज, या तो लोकेशन कह सकते हो या फिर सीक्वेंस डीएनए, सीक्वेंस डीएनए। ठीक है, जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्लियर है, तो रेप्लिकेशन आपका यहां से स्टार्ट होगा और यहां से स्टार्ट होगा, इधर को जाएगा। ठीक है, इधर को जाएगा और इधर से भी होगा और इधर से भी जाएगा। मतलब जो रेप्लिकेशन है ना बेटा, वो इधर भी जाएगा, लेफ्ट भी जाएगा और राइट भी जाएगा। इसी को हमने क्या कहा, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब लेफ्ट भी जा रहा है और राइट भी जा रहा है। और कहां तक जाएगा, ये भी तो पॉइंट होगा ना। अब यहां से मान लो कॉपी बनना स्टार्ट हो गया, एक स्टेज आएगी जहां पे रुकेगा, तो मान लो यहाँ पे रुकता है और इधर यहाँ पे रुकता है, और जहां पे रुकता है इसको हम कहते हैं टर्मिनस। मतलब टर्मिनेटर होता है, टर्मिनेशन, कि ये एंडिंग पॉइंट है, इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इसको टर्मिनस कहते हैं। इसके एंड पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग,
टर्मिनस, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनस की भी डेफिनेशन लिख लो। टर्मिनस क्या होता है, बात करें, लिखो इट इज सीक्वेंस, इट इज सीक्वेंस डीएनए जहां पे रेप्लिकेशन, जहां पे जो रेप्लिकेशन है वो हो जाएगी स्टॉप, जहां पे रेप्लिकेशन क्या हो जाएगी बच्चे, स्टॉप हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ये रही सारी टर्म के बारे में। एक टर्म रह गया क्या, रेप्लिकेशन फोर्क, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करते करते हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो देखो एक टॉपिक अपने पास रहता है अभी क्या, रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। चलो इसकी बात करें रेप्लिकेशन फोर्क की। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको लिए क्या करता हूँ, जो ये स्ट्रक्चर है ना इसको थोड़ा बढ़िया से बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया ये भी है लेकिन इसको थोड़ा सा सीक्वेंस करके ताकि इजी वे में समझ में आ जाए आपको। देखो ये मेरे पास मालूम बनाया मैंने, ठीक है, ये मेरे पास बनाया डीएनए की सीक्वेंस, ठीक है, ये बनाया मैंने डीएनए की सीक्वेंस, क्लियर है। डीएनए की सीक्वेंस ये क्या है, मेरे पास ओरिजिन है, ये जो बनाया ना बॉक्स ये वाला चीज, ये वाला मैं थोड़ा सा खोल के बनाया है ओपन करके, और ये डीएनए ही है। डीएनए का क्या है, एक सेगमेंट है, मतलब ये क्या है, रेप्लिकोन है। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डीएनए की रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आपको पता है डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे ए है तो इसके सामने क्या होगा, टी होगा। हमने ये पढ़ा था ना फर्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे अगर जी है उसके सामने क्या होगा, जी के सामने सी होता है, ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात। चलो अभी क्या होगा, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, उस बॉन्ड को तोड़ना होता है, क्लियर है। अभी थोड़ा सा समझो आप, अभी चलेंगे आगे। अभी देखो यहाँ पे एक चीज, रेप्लिकोन आपको समझना है, रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क। अगर मैं इसकी आधी स्ट्रक्चर यहाँ बना दूं, या ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दूं, चलो इसमें आधी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता हूँ समझाने के लिए, रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। ये मेरे पास आधी स्ट्रक्चर है, आधी बनाई है, इसको मैं कहता हूँ रेप्लिकेशन फोर्क। इतने पार्ट को मैं क्या कहूंगा, रेप्लिकेशन फोर्क। इतनी बात समझ में आई। इतने पार्ट को मैं क्या कहने वाला हूं यहाँ पे, रेप्लिकेशन फोर्क कहने वाला हूं, ठीक है। चलो अभी देखो क्या होगा, अभी देखो क्या होगा, डीएनए जो है ना, ये डीएनए की सीक्वेंस था, ये कहीं ना कहीं से ओपन होगा। देखो डीएनए, लिखो डीएनए ओपन एट ओरिजिन, कहां से ओपन होगा, ये ओरिजिन से ओपन होगा। एक सीक्वेंस आएगा डीएनए का जहां से ये ओपन होगा, और अपने आप तो ओपन नहीं होगा, वहां पे कोई ना कोई तो हेल्प करेगा ओपन करवाने में। तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है, लिखो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा, ठीक है, जिसको ओपन करने में मदद करेगा, ठीक है। तो उस एंजाइम का जो नाम है बेटा हमारे पास है हेलिकेस एंजाइम, ठीक है, हेलिकेस एंजाइम। ये हेलिकेस एंजाइम जो है, ठीक है, ये डीएनए को ओपन करने में मदद करेगा। डीएनए ओपन कैसे होगा, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, डीएनए ओपन क्यों होगा। डीएनए ओपन मतलब डीएनए क्लोज्ड है, उसके ऐसे बने हुए हैं, बॉन्ड बने हुए। कौन से बॉन्ड बने हुए हैं, हाइड्रोजन। अगर उस बॉन्ड के तोड़ दिया जाए तो डीएनए क्या होगा, ओपन होगा। तो ये जो हेलिकेस एंजाइम है ये एक्चुअल में क्या करता है, डीएनए को ओपन करता है। वैसा के बाद में क्या कर रहा है, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तोड़ता है, ताकि डीएनए क्या हो जाए, ओपन हो जाए। लेकिन डीएनए कैसे स्ट्रक्चर है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसको आप ओपन तो कर दोगे, ये फिर से क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। मतलब अगर आप इसको तोड़ रहे हो, सिंगल स्टैंड कर रहे हो, जैसे आपके पास घर में तारे होती हैं जो ऐसी तरह से होती हैं, तारे है ना, या फिर रस्सी होती है, उसका बीच से खोलो, उसको छोड़ दो, फिर से लपट जाती हैं, ठीक है। तो वही काम होता है, अगर आपने इसको खोला है, छोड़ोगे फिर से लिपट जाएगी। लेकिन ये दोबारा लिपटती नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज और है, कीप डीएनए ओपन, कीप डीएनए ओपन। ध्यान रखा जाता है कि डीएनए हमेशा क्या रहे, ओपन रहे रेप्लिकेशन के दौरान। तो यहाँ पे एक चीज जो वर्क करता है वो कौन वर्क करता है, एसएसबी, ठीक है। ये ध्यान देता है कि जो डीएनए रहे वो ओपन ही रहे। एसएसबी क्या होता है, देखो यहाँ पे, ये होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होता है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये ध्यान देता है कि जो डीएनए है वो क्या रहे, ओपन रहे। इतनी बात आपको समझ में आती है। नेक्स्ट बेटा जो हमने बात करनी है, देखो जब आप रस्सी को खोलोगे या फिर तार को खोलोगे, अगर मैंने यहाँ से खोला तो यहाँ पे क्या होगा, और ज्यादा गुंजले पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। जो कॉइलिंग होगी वो कॉइलिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
अब इस कॉइलिंग को रोकने के लिए, कॉइलिंग को कम करने के लिए एक यहाँ पे चीज होती है जिसको कहते हैं टोपो आइसोमेरेज। क्या कहते हैं? टोपो आइसोमेरेज। देखो टोपो आइसोमेरेज क्या करता है? ये करता है डिक्रीज, ये डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग, जो कॉइलिंग होगी ना उसको नेगेटिव मतलब कम कर देता है। कौन? टोपो आइसोमेरेज। इतनी बात आपको क्लियर है, समझ में आती है? चलो ये रही बात। अब इसके आगे जो पढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे जो हम पढ़ते हैं, देखो तो ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना? इसको फिर मैं मिटा देता हूं, ठीक है? अच्छा बेटे, जो हम यहाँ पे सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो नोट्स हैं सारे, अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिख पा रहे हो, है ना, कई बार नहीं लिख पाते हैं तो हेडफोन लगा के सुन लेते हैं, लेक्चर समझ लेते हैं, है ना, तो नोट्स नहीं आ पाते, तो इसके नोट्स जो हैं पढ़े हैं, स्टडीपुर वेबसाइट पर जाना, वहाँ पे +2 का कॉलम होगा बायोलॉजी का, उसके अंदर जो नोट्स हैं वहाँ पे लेक्चर नोट्स यही वाले सारे अपलोडेड हैं। इतनी बात क्लियर है आपको? चलो चलो सुन लो। अब नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे, यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं? डीएनए रेप्लिकेशन की बात करने वाले हैं। सिंपल। अब स्टार्ट करना है क्या? डीएनए रेप्लिकेशन की स्टेप्स की, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की स्टेप्स की, ठीक है। तो बेटा जो पहले मैं बात करूंगा स्टेप्स के अंदर, जो पहला टॉपिक मैं बात करूंगा डीएनए रेप्लिकेशन की स्टेप्स के अंदर, ठीक है, उसमें देखो आपको थोड़ी सी चीजें हैं, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, आप आराम से बस सीख जाओ। देखो ये मेरे पास डीएनए का एक रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ। ये क्या मेरे पास एक रेप्लिकेशन फोर्क है। अब ये क्या 5', ये क्या मेरे पास 3', ये मेरे पास क्या है 5' और ये मेरे पास 3', ठीक है। और यहाँ पे इसका उल्टा होगा, जैसे ये वाला 5 है तो यहाँ पे उसका 3 होगा, ठीक है, और इसका 5 होगा। ऐसे लिखते हो तो आपको समझ आएगा। ये होगा आपके पास 3', सॉरी ये होगा आपके पास 5', ये आपके पास 3'। चलो अभी देखो क्या है, अभी देखो क्या है, अब इस डीएनए की कॉपी यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, ऐसे इस डीएनए की कॉपी इधर से बनना स्टार्ट होगा। जिसकी कॉपी बनाते हैं ये वाला स्ट्रैंड होता है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड बेटा देखो, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जिसकी हम लोग कॉपी बनानी होती है। जिस स्ट्रैंड से हमने कॉपी बनानी है ना, उस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। देखो यहाँ पे जो डीएनए में इसकी जो कॉपी बनाएगा, जो डीएनए बनाएगा यहाँ पे, वहाँ पे एक स्पेशल चीज हमारे पास जो रेप्लिकेशन में काम करेगा, उसका सारा काम रेप्लिकेशन का ही होता है, ठीक है, वो हमारे पास है क्या? ये डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, ये जो बेटा डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये किस में काम करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कौन काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। अभी देखो जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये क्या करेगा? डीएनए को यूज करेगा, डीएनए को क्या करेगा? यूज करेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन लिखो आप, ये क्या करेगा? यूज डीएनए एज टेम्पलेट स्ट्रैंड टू सिंथेसिस, यूज एज एंड देखो एंड सिंथेसिस न्यू डीएनए स्ट्रैंड। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कह रहा हूं? जो डीएनए पॉलीमरेज है इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करेगा, किसके लिए यूज करेगा? ताकि एक नवा डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ पे बना पाए। इतनी बात आपको समझ में आती है। उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज की थोड़ी सी बात करें, इसके बारे में बात करें, तो बेटे जो ये होता है, ये क्या होता है? वेरी फास्ट काम करता है, ये बहुत ही तेजी से काम करता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए जो पॉलीमरेज होता है ये बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में और जाने तो ये वेरी फास्ट के साथ साथ वेरी एफिशिएंट भी है। कैसा है? वेरी एफिशिएंट भी है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ ये जो है जो काम करता है वेरी एक्यूरेट भी काम करता है, हमारी तरह नहीं गलतियां करता है, ये बहुत ही
एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब सही वर्क करता है, डीएनए पॉलीमरेज बहुत फास्ट वर्क करता है। ठीक है, देखो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसकी बात करेंगे, रिक्वायरमेंट की बात करेंगे इसकी। देखो आगे बात करो रिक्वायरमेंट की, रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, देखो कोई भी चीज है डीएनए पॉलीमरेज के अपने न करें, इसको काम करना है, इसको अपनी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, इसको रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, देखो इसको रिक्वायरमेंट क्या है। पहली बात तो ये क्या करेगा, क्या इट रेप्लिकेट, ठीक है, जो रेप्लिकेट करेगा ये क्या है, रेप्लिकेट ऑन 5 to 3 डायरेक्शन ओनली। ये सिर्फ 5 से 3 डायरेक्शन भी ही काम करेगा। ठीक है, इट रेप्लिकेट इन 5 to 3 डायरेक्शन ओनली, इन 5 to 3 डायरेक्शन ओनली। अभी समझ में आएगा आपको क्या होता है। ठीक है, सेकंड अगर बात करूं मैं डीएनए पॉलीमरेज की, इधर बात करता हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा है। ठीक है, इसके अगर मैं सेकंड यहाँ पे बात करूं, सेकंड इसकी रिक्वायरमेंट की, तो इसको चाहिए इट रिक्वायर प्राइमर, इसको थोड़ा सा प्राइमर चाहिए स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसको स्टार्ट करवा दे कोई आके, जैसे जनरेटर को हम चलाते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग जाके मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं तब जाके स्टार्ट होगा। आज का तो इलेक्ट्रिकल आ गए, लेकिन पहले क्या थी, हमें स्टैंड इस तरह से हिला, थोड़ा सा स्टैंड करने के स्टार्ट करने के मैकेनिकल फोर्स देनी पड़ती है, देन स्टार्ट होता है। उसी तरह से अगर डीएनए पॉलीमरेज में इसको अपना काम करना है, इसको अगर सिंथेसिस करना है, इसको थोड़ा सा प्राइमर चाहिए। तो प्राइमर देखो क्या होता है, प्राइमर होता है स्मॉल पीस ऑफ आरएनए, ठीक है, एट 3 एंड ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है, जो रेप्लिकेशन फोर्क है ना उसके 3 एंड पर ही चाहिए आरएनए प्राइमर। थोड़ा सा देखो समझो इसको कैसे, जैसे मैं बनाता हूं, मैं यहाँ पे एक ये बनाता हूँ रेप्लिकेशन फोर्क बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक डीएनए का सीक्वेंस, ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, रेप्लिकेशन फोर्क बनाया। ये क्या है 5 ये मेरे पास क्या है 3 क्लियर हो गया की बात। अभी इसको क्या चाहिए, थोड़ा सा आरएनए प्राइमर चाहिए स्टार्ट करने के लिए। और कहाँ पे 3 पे, जैसे 3 है तो यहाँ पे ये आरएनए प्राइमर चाहिए थोड़ा सा। ये 5 है और ये 3 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा इसकी इधर साइड, और यहाँ पे भी चाहिए हमें क्या 5 और 3। थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 5 है एंड। ठीक है, मतलब 3 के एंड पे हमें थोड़ा सा प्राइमर चाहिए। ये जो मैंने लिखा है ये क्या होता है, ये प्राइमर है। क्या है, आरएनए प्राइमर है, ये भी क्या मेरे पास आरएनए प्राइमर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अभी देखो क्या होना है, अभी देखो ध्यान समझो, ये क्या है 5 3 ये मेरे पास क्या है आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर है। जब आरएनए प्राइमर आके लग जाएगा, तब देखो क्या होगा, जब आरएनए प्राइमर आके लग जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है, देखो जब डीएनए पॉलीमरेज है वो कर देगा एक्सटेंड कर देगा 3 एंड को। ठीक है, एक्सटेंड क्या करके इसको कर देगा 3 एंड को किसके एंड को ऑफ प्राइमर। देखो अभी समझ में आएगा, ये क्या है हमारे पास 5 to 3 आके जुड़ गया यहाँ पे। जब यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, प्राइमर, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट करेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की क्या है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज की क्या है, ये रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, जब यहाँ पे 5 3 आके प्राइमर लग जाएगा, लगने के बाद, ठीक है, जब ये लग जाएगा, लगने के बाद जो 3 एंड है यहाँ पे कौन आके जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके जुड़ेगा और इसको एक्सटेंड कर देगा। देखो अगले डायग्राम में समझो, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो इस तरह से अभी यहाँ पे आके लग गया है। ये क्या है 5 ये 3 यहाँ पे भी है, ये 5 और ये 3
ये 3 डैश है, ये हमारे पास 5 डैश है। जब ये प्राइमर आके यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे आके लग चुका है, तो डीएनए पॉलीमरेज इसको क्या करेगा, इस तरह से एक्सटेंड कर देगा, इसकी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा और इधर से भी 3 डैश एंड को इधर से बनाना कॉपी स्टार्ट कर देगा। अभी इतनी बात समझ में आई है, आगे ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इसकी नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। ध्यान से समझना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो ये कौन सा लेक्चर है, ये तो ऑनलाइन है, आप दोबारा से देख सकते हो बैक कर, ठीक है। लेकिन देखना बहुत आसान है। अभी देखो क्या है, अभी देखो क्या है, डीएनए डीएनए ओपन्स अगेन। डीएनए जो है ना वो दोबारा से ओपन होगा। अभी देखो इतनी की कॉपी बनानी ना हमने, अभी तो इतना ही ओपन किया है, अभी इसका और ओपन होगा और धीरे धीरे डीएनए ओपन होता जाएगा, उसकी कॉपी बनती जाएगी, समझ रहे हो। धीरे धीरे डीएनए क्या होता जाएगा, ऐसे खुलता जाएगा और खुलने के दौरान साथ साथ में उसकी कॉपी बनती ही जाएगी साथ साथ। देखो कैसे होगा ये काम। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, डीएनए थोड़ा सा और ओपन हुआ, ठीक है, अब इतना बड़ा बना दिया मैंने, क्लियर है ना। अभी डीएनए क्या हुआ, थोड़ा सा और ओपन हो गया, ये लो, ठीक है। अभी डीएनए मान लो इतना बना है, इतना डीएनए हमारे पास बना है। ये क्या है 5 डैश, ये मेरे पास 3 डैश, ये 5 डैश और यहाँ पे 3 डैश पे लगा है आरएनए प्राइमर, और यहाँ पे भी तो लगा था, ये 5 डैश था, ठीक है, ये 5 डैश था, सही से बना देता हूँ, ये 5 और ये आपके पास 3 डैश, ये स्टैंड हुआ था 3 डैश यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अभी ये तो 3 डैश वाला था, ये तो एक्सटेंड हो गया, ये तो एक्सटेंड हो जाएगा, है ना, डीएनए पॉलीमरेज को बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये 3 डैश इधर है ना, इधर से एक्सटेंड होगा। आपने पढ़ा था, आपने लाइन लिखी थी, तो जो डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करता है, 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर को मूव करेगा, इधर तो मूव करेगा ही नहीं, तो ये डीएनए की कॉपी बनानी पड़ेगी, फिर से बनानी पड़ेगी ना, ये ओपन हुआ है ना इतनी सी पार्ट की। तब यहाँ पे क्या होगा, पीछे तो ये मूव नहीं कर सकता, तो फिर से यहाँ पे आरएनए प्राइमर आएगा। कौन आएगा, फिर से आरएनए प्राइमर आएगा, फिर छोटा सा यहाँ पे आरएनए प्राइमर आएगा, 5 डैश वाला और 3 डैश वाला यहाँ पे आके लग गया। ये क्या है, कौन लगा, आरएनए प्राइमर अगेन आ गया, अगेन आके यहाँ पे जुड़ गया, दोबारा आके जुड़ा, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, देखो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ 3 डैश पे आएगा और इसको एक्सटेंड कर देगा, है ना, एक्सटेंड कर देगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो थोड़ा सा ही रह गया, ज्यादा नहीं। अब क्या होगा, ये और ओपन होगा, ये क्या होगा, और ओपन होगा, मान लो खत्म होने के कगार पे ही आ गया है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, इसको इस तरह से बनाता हूँ इसकी, ठीक है। ये 3 डैश है, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, यहाँ पे 3 डैश, ये क्या मेरे पास आरएनए प्राइमर था, ये क्या मेरे पास, ये छोटा सा आरएनए प्राइमर, पीस ऑफ आरएनए, ठीक है। यहाँ पे भी था एक आरएनए प्राइमर, ठीक है, ये क्या है 5, ये क्या है 3 डैश, ये 5 डैश, यहाँ पे भी था एक आरएनए प्राइमर, ये वाला, ये क्या है 3 डैश, ये था 5 डैश, उस तरह से यहाँ पे भी था एक 5 डैश 3 डैश, ये एक्सटेंड हुआ होगा। अभी क्या करना है, इस आरएनए प्राइमर को, इस आरएनए प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना, रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास डीएनए आएगा। डीएनए का सीक्वेंस चाहिए, उसमें थोड़ा सा आरएनए भी है, तो वो तो नहीं है ना डीएनए कहलाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से जो आरएनए है उसको हटाना पड़ेगा, आरएनए को रिमूव करना पड़ेगा। जब देखो आरएनए को हम लोग रिमूव कर देंगे, जहां जहां पे आरएनए प्राइमर था वहां पे जगह खाली हो गई, है ना। अभी देखो आरएनए को जब हटा दिया, जब आरएनए को हटा दिया, लिखो यहाँ पे पॉइंट लिखो, व्हेन, यहाँ पे लिखो व्हेन आरएनए रिमूव, व्हेन आरएनए रिमूव, जब हम आरएनए को रिमूव कर देते हैं तब इसका एक नवा नाम आता है, कहते हैं इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। मतलब देखो, मतलब जब आरएनए को रिमूव कर दोगे इस तरह से बन जाएगा ना, इस तरह से बन जाएगा। यहाँ जहाँ पे आरएनए प्राइमर थे वहां का जगह क्या होगा, खाली हो गया, तो यहाँ पे ये क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट होगा गैप। क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे गैप। अब देखो इस गैप को जो है, इस गैप को फिल करना पड़ेगा, ये गैप है ना, ये गैप फिल हो गया। यहाँ पे क्या 3 डैश एंड है, 3 डैश एंड है ना, अब 3 डैश एंड को, गैप को फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। देखो 3 डैश एंड है, यहाँ पे तो जो आरएनए प्राइमर को आपने रिमूव कर दिया,
जब ये आरएनए प्राइमर आपने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3' एंड आ जाएगा, यहाँ पे देखो 3' एंड आ जाएगा ना, 3' एंड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, क्या करेगा, ये एक्सटेंड करेगा गैप। कौन एक्सटेंड करेगा, इस गैप को फिल्ड बाय, देखो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है बेटा। जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, इस गैप को, यहां से आरएनए प्राइमर निकल गया है, गैप बन गया है, अब उस गैप को कौन फिल करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, उसको आरएनए प्राइमर हटाने के बाद 3' को एक्सटेंड कर देगा, बढ़ा देगा ना ये, ठीक है। बढ़ाने के बाद गैप फिल होगा, लेकिन ये गैप आपस में जुड़ा नहीं है, वो तो बढ़ गया है, लेकिन इस तरह से बढ़ गया है, लेकिन ये जुड़ा नहीं है, सील नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो एक एंजाइम है लाइगेस एंजाइम, कौन, लाइगेस एंजाइम, ये क्या करेगा, ये सील कर देगा, सील कर देगा किसको, डीएनए को। एक मिनट में आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, वो नॉइस पोल्यूशन के कारण, ठीक है। हाँ देखो बेटे, देखो अभी जब यहाँ से आपने आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया, यहाँ पे गैप जनरेट हो गया, उस गैप जब जनरेट हो जाता है तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन जाते हैं, टुकड़े, उसको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट कह दिया हमने। उसके बाद जो गैप है वो फिल्ड कैसे होगा, अब जो गैप है वो फिल्ड कैसे होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, बढ़ेगा और उसको ले आएगा, लेकिन वो आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। उसको जो जोड़ने का काम है, सील करने का काम है, वो किसका है, लाइगेस का काम है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम लाइगेस, यहाँ पे याद रखना आप लोगों ने, ठीक है बेटा। तो आज हमारा टॉपिक था ये, यहीं तक डीएनए रेप्लिकेशन आपकी खत्म होती है, ठीक है। तो कल हम लोग फिर से न्यू लेक्चर के साथ अगला टॉपिक इसका लेकर आएंगे, ठीक है।